पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में ऑयल एंड गैस से लेके सीमेंट से लेके फर्टिलाइजर से लेके टेक्नोलॉजी कंपनी सिस्टम्स लिमिटेड, मतलब हर तरह की कंपनी है। बैंक भी है, पाकिस्तान का एक बैंक है मिजान बैंक, उसने पिछले 10 सालों में ना एप्पल से ज्यादा रिटर्न दिया। ये एक ऐसा टूल है कि आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहे, सही है, साथ साथ सेविंग करें। ये सेविंग जो है ना इतनी अमेजिंग वेल्थ क्रिएशन कर देगी आपकी, फिर आप अपने जिंदगी के फैसले खुद लेंगे। एक कंपनी है मारी पेट्रोलियम, ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी डिस्कवरी थी, मारी फीड। इस कंपनी में अगर आपने लाख रुपया लगाया होता ना 2002 में, आज गैस करें 1 लाख रुपए कितना, चलें इसको भी 10 लाख कर लेते हैं, कम से कम भी 30-40 करोड़ के बीच में। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, एक और पॉडकास्ट में खुश आमदीद। और आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि लंबा पॉडकास्ट है और टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। वो है इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्ट कहाँ करना है, कब करना है, किस तरह करना है, कितने पैसों में कितना रिटर्न मिल सकता है, और सेफ़ इन्वेस्टमेंट। ये वो एक का डबल करने वाली सीरीज़ नहीं है कि किस दिन में पैसा डबल हो जाएगा, नहीं। ये प्रॉपर ऐसी इन्वेस्टमेंट है, ऐसे इन्वेस्टमेंट की आपको गाइडेंस मिलेगी इस पॉडकास्ट में, जो कि पूरी दुनिया फॉलो करती आ रही है सैकड़ों सालों से, और दुनिया में यही चलता है। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जिसको इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसको जेन्युइनली पैसे कमाने हैं, पैसिव इनकम हाई लेवल की, तो वो इस पॉडकास्ट को देखें। और अगर आपको एक का डबल करने वाली सोच है आपकी, अगर आप चाहते हैं कि आपको शॉर्टकट लग जाए और ये वाला कॉइन ख़रीद लो, इधर इन्वेस्ट कर दो, इसके पैसे डबल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है और कोई स्कैम वाली कोई स्ट्रैटेजीज़ नहीं है इसके अंदर। ये एक प्योर इन्वेस्टमेंट के हवाले से पॉडकास्ट है, जो कि सीजनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि हम बड़ों की बात करते हैं, जैसे कि वॉरेन बुफे टाइप ना, उस लेवल के लोग पाकिस्तान में भी हैं। और उस माइंडसेट को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, और वॉरेन बफे की टीचिंग्स को किस तरह से हम पाकिस्तान में बैठ के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स, दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं। और ये ओजी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। अगैन वही बात है कि शॉर्टकट की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की, जिसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर ARN फाइनेंशियल से अब्दुल रहमान नजम साहब, जो कि बहुत ही यंग बॉय हैं, कराची आइट हैं, बट ही लिव्स इन लाहौर नाउ। एंड ये हम लाहौर और कराची पर भी बात करेंगे इसमें सबसे पहले तो, उसके बाद फिर हम लोग जो है ARN फाइनेंशियल्स पर बात करेंगे, और बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी है और किस तरह से इस काम को आगे बढ़ाना है। पैसिव इन्वेस्टमेंट को आपने अपनी लाइफ के अंदर लागू करना है, बिकॉज इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट नाउ। जिस तरह की इकॉनमी चल रही है पाकिस्तान की, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि साथ में जो काम कर रहे हैं, कोई धंधा कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, साथ में आपके पास इस तरह से इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। क्योंकि आप 20 लाख रुपए ज़िंदगी में लगाएंगे, कहीं भी अगर बैंक में रखेंगे तो बैंक में वो डीवैल्यू हो रहा है मनी, सो उसका करना क्या है भाई। अब इस बारे में बात करेंगे आज हम अब्दुल रहमान नजम से। सो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। हम लोग तकरीबन 1 घंटे से तो बात कर रहे हैं इससे पहले, जब से आप आए हैं, बल्कि आई थिंक इट्स बिन मोर देन एन आवर आए थे। हमने इतनी सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया। मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि यू आर बोर्न इन कराची? यस। सो आपने लाइफ कराची की किस एरिया में मेरी गुजारी? स्कूलिंग, अर्ली लाइफ सारी कराची में थी। अच्छा, यूनिवर्सिटी के लिए फिर मैं यूके चला गया था। कहाँ पे थी और कराची में? कराची में हम लोग पहले नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहते थे, थोड़ा टाइम बहरिया टाउन में भी गुजारा, फिर यूनिवर्सिटी के लिए बाहर गए, वापस आके फिर थोड़े साल और गुजारे। तो बहरिया टाउन जब बना था तब शिफ्ट हो गए थे क्या? नहीं, हम लोग शिफ्ट हुए थे 2017 में। 17 में? हाँ, 2017 से 2021 तक हम लोग बहरिया टाउन में थे, फिर हम लाहौर चले गए। ओके, तो अभी मुझे बताएं कि कराची में जो आपने लाइफ गुजारी है, वो तो तकरीबन सारी लाइफ आपने कराची में गुजारी है। सो हाउ डू यू सी लाइफ इन लाहौर एज अ कराचीआइट? अब मेरी जो लाइफ है थोड़ी सी इंट्रोवर्टेड है, क्योंकि मैं, जैसे आपने भी बात की ना, इन्वेस्टिंग में आप लोग अगर वॉरेन बफे के प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो आपने बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहना होता है। ये रोज़ की टिप्स, ट्रेडिंग, ये ले लो डबल हो जाएगा, उससे दूर रहना होता है। तो इस वजह से जो एक्चुअल कल्चर है लाहौर का, वो शायद मैंने इस तरह से एक्सपीरियंस नहीं किया। बट अदरवाइज सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, लिविंग भी काफ़ी अच्छी है। सो इट्स बीन गुड सो फार। सो यू लाइक लाहौर मोर देन कराची फॉर लिविंग? आई लाइक बोथ।
लेकिन लिविंग कहाँ पर बेहतर है? आई थिंक सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लाहौर को थोड़ा सा फेवर यार करूंगा। हाँ, आई थिंक सिक्योरिटी मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम कराची की सिक्योरिटी की बात करें, इट्स वन ऑफ द वर्स्ट सिटी। फूड में कराची बाय फार आगे है, Yeah, और सिक्योरिटी में लाहौर बहुत आगे हाँ, सिक्योरिटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह का लाहौर का बना हुआ है, एंड देन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जिस तरह का लाहौर का बना हुआ है। अभी उन्होंने ट्रेन निकली हुई वहाँ पर ट्रेन भी है, मेट्रो ट्रेन। वहाँ पर जो है अंडरग्राउंड ट्रेन बनाने का भी प्लान शुरू हो गया है। फिर उसके बाद वहाँ पर जो है वो मेट्रो बस का जो सिस्टम है वो इतना बेहतरीन है। सो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन है, प्रॉपर रोड्स हैं, क्लीनलीनेस है, इट्स अ क्लीन सिटी, बिल्कुल। इट्स अ ग्रीन सिटी। ईद, बड़ी ईद के बाद पता नहीं चलता आपको कि बड़ी ईद थी 2 दिन पहले। बहुत बड़ी बात की आपने। कराची के अंदर जो है वो रोड बहुत ही गंदे आलाइशों से भरे हुए होते हैं और खून पड़ा हुआ है, और लोग भी जो है अल्लाह माफ़ करे अपने घर के आगे गाय नहीं गिरानी, बराबर लेके घर के आगे गाय गिरा दी, उसका ख़राब कर दिया। बट ओवरऑल शहर के बहुत ही बुरा हालात होते हैं, ताफुन फैला हुआ होता है। वो ओजडियाँ लोग जो है वो मैन होल में डाल देते हैं, गटर में डाल देते हैं, उससे गटर चौक हो जाते हैं। लाइक इट इज़ अ केओस फॉर 3-4 days। और वो गंदगी, वो बदबू जो है वो 1-2 हफ्ते तक पूरे शहर में रहती है अनफॉर्चुनेटली। लाहौर में नहीं है ऐसा? नहीं, लाहौर में तो बिल्कुल पहले दिन पे उनकी टीम एक्टिव हो जाती है, और मतलब सुबह दिन के टाइम आपको कुछ नज़र आ जाए तो आ जाए, शाम तक सब साफ होता और क्लीनलीनेस बहुत अच्छी, बहुत अच्छी ओवरऑल। उनकी। आई थिंक वो कंपनी है ना लाहौर की, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। बीच में उसमें थोड़े मसले मसाइल हुए थे 2-3 साल पहले कोई टर्किश कंपनी के साथ, तो थोड़े से प्रॉब्लम आए थे, बट अब ठीक चल रहा है। सेट है। यहाँ पर जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो तो पता नहीं किस तरह का काम करती है, समझ नहीं आता कहाँ का कचरा उठा रही है। नहीं, इवन अब हम अपने जो पुराना घर होता था नॉर्थ नाजाबाद में, उधर जाओ तो पहले से ज़्यादा बढ़ गया गंदगी, है ना? फर्क आ गया काफ़ी। हाँ, सेफ्टी तो है ही बुरी। अब कराची का मसला ये है कि हम घर के बाहर भी खड़े नहीं हो सकते अब, इतना बुरा सीन है। अब पता नहीं कब सही होगा, मुझे समझ नहीं आता। अनफॉर्चुनेटली लगता है ये कभी सही नहीं होगा। लेकिन पंजाब के बाकी शहर बहुत सेफ़ हैं, कराची रहने की जगह नहीं रही सैडली। लेकिन काम आज भी कराची में, काम है ना कराची में, ये तो पॉइंट है। हम लोग जैसे अभी आज स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, 80% इंडस्ट्री कराची में। सही बात है। कराची डिजर्व्स टू बी clean with this मारामारी and snatching and robberies. It's really important. और ये इतना इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। मैं तो खैर नाउमीद हो चुका हूँ, इसी नाउमीदी की वजह से मैं कह रहा हूँ कि कभी सही नहीं हो सकता कराची। लेकिन अगर कोई सही करने वाला हो 2 साल लगेंगे कराची को क्लीन करने में, 100%। बिल्कुल। हाँ भाई, हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है, रेंजर्स है, इसको सीरियसली ले। सिंध गवर्नमेंट जिसके पास सारी की सारी पावर है, अल्टीमेट पावर है, सारी पावर, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद तो सारी पावर प्रोविंसेस के पास चली गई। तो सिंध गवर्नमेंट के पास पूरा इख्तियार है, नहीं करते सही। समझ ही नहीं आता क्या मसला है। हाँ, सैडली। बट बिजनेस जो है कराची में। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं आपके ये इन्वेस्टमेंट करियर के हवाले से। आपने कब शुरू किया ये? अच्छा, ये जर्नी जैसे होता है ना, एक कोई बड़ी ठोकर लगती है आपको लाइफ में, फिर आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। Okay. तो हम लोग जब यूनिवर्सिटी गए ना, तो अब यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक में हम लोग BSc इकोनॉमिक्स कर रहे थे। तो वहाँ ऐसे नहीं होता कि हर बंदा जो है पढ़ रहा है, कोई असाइनमेंट सबमिट कर रहा है। वहाँ हर बंदा अपनी एजुकेशन के साथ ना कुछ कर रहा होता था। कोई जो है टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक से ऑलरेडी कुछ करके आया होता था, कोई अपनी कोई सोसाइटी कम्युनिटी बना रहा होता था। तो हम लोगों ने इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी वहाँ पे। आपको होता है मोबाइल पे अकाउंट खुल जाता है भाई, कोई ऐसा मसला नहीं है। उस टाइम पे क्रिप्टो बड़ा पॉपुलर था, तो हम लोगों ने जो है ना एज अ साइड हसल ये चीज़ स्टार्ट कर दी कि चलो इसमें कोई 200-400-500 पाउंड लगाते हैं और थोड़ा सा सीखते हैं साथ साथ। तो शुरू के 1-2 साल तो अच्छा रहा, अप डाउन आते थे, लेकिन ओवरऑल जो है वो ठीक प्रॉफिट बन रहा था। लेकिन तीसरा जो हम लोग आखिरी साल था ना यूनिवर्सिटी का, उसमें वो सारा ये जो पैसे डाले हुए थे ना, ऑलमोस्ट सारे ख़त्म हो गए। बहुत ज़्यादा पहले प्रॉफिट हुआ, लेकिन फिर जब वो लॉस हुआ ना, तो फिर अंदाज़ा हुआ कि यार ये तरीका सही नहीं है। मतलब हम लोग पढ़ते होते थे, ऐसा नहीं था, हम लोग मतलब उसको टाइम देते होते थे, बिल्कुल ही आंख बंद करके किसी से सुन के नहीं कर लेते थे। लेकिन फिर भी सोचा यार कोई सही तो तरीका होता होगा ना, जिस तरीके से लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो जब मैं वापस आया तो फिर मैंने ये इन्वेस्टिंग की बुक्स जो है ना वो पढ़नी शुरू की। और इन्वेस्टिंग की सबसे मुश्किल जो किताब है ना, क्योंकि मेरी आदत है आज भी ना, अगर उस दिन के जो सबसे मुश्किल काम होगा ना वो मैंने सबसे पहले करना है, तो मैंने वो मंगा ली। उसका नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस। किसकी है? सिक्योरिटी एनालिसिस वॉरेन बफे का जो टीचर है ना, उसकी है। और वो उस टाइम को कवर करती है 1920s और 1930s। 1920s पीक बुल मार्केट थी और 1930s ग्रेट डिप्रेशन। तो पूरा बताता है कि कैसे चीज़ें ऊपर चली जाती हैं फिर नीचे आ जाती हैं। अब वो किताब खुद 1000 पेज की है,
और वो किताब ऐसी है, एक चैप्टर जब ख़त्म होता है ना, उसमें लिखा होता है कि सी अपेंडिक्स फॉर एग्जाम्पल्स, और वो जो अपेंडिक्स है ना वो भी 1000 पेज की। तो मैं तो दोनों 2000 पेज जमा करके A to Z उसको पढ़ा, 6 महीने लगे, उसमें और भी किताबें पढ़ी, उससे थोड़ा माइंड सेट बना कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग है कि इधर उधर नहीं इन्वेस्ट करना, पहले एक बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उसकी वैल्यू निकालो पहले, ये जो काम करते हैं ना उसके हिसाब से वैल्यू है क्या, फिर अगर प्राइस उससे कम है ना फिर इन्वेस्ट करना है। तो पहले 2 साल ये चीज़ें सारी सीखी, फिर उसको अप्लाई करना था पाकिस्तान में। तो जो अगले 2 साल थे ना, और कौन सी किताबें पढ़ी आपने? और बहुत किताबें, रिच डैड पुअर डैड, मैंने बेसिक साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये आपके लिए फेवरेट टॉप 5? मैंने 50 से ज़्यादा किताबें पढ़ी होंगी इन्वेस्टिंग पे। ओह नो। लेकिन उसमें से बहुत सारी किताबों का लोगों को पता भी नहीं होगा। Okay. पीटर लिंच की किताबें ये फिर भी पॉपुलर हैं। आप बताएं टॉप की किताबों को रेकमेंड करें हम इन्वेस्टमेंट पर, अगर आप कोई किताब मुझे रेकमेंड करते हैं, फॉर देखिए एग्जांपल अगर किसी ने ये काम करना है मुझे ना, करना है सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी एनालिसिस आपको ऐसा तैयार करेगी कोई कर नहीं सकता। ओह ये यूनिवर्सिटी में टेक्स्ट बुक पढ़ाने जा रही है वो वाली किताब है ये, वो रीडिंग बुक नहीं है कि वो मज़ा आ रहा होता है पढ़ते हुए, ये एक्चुअल आपको पेन पेपर लेके बैठना होता है और ठीक ठाक काम करना होता है इसमें। क्या पेन पेपर लेकर बैठ कर क्या सारी चीज़ें नोट्स करनी है कि ये बंदा बता रहा है, कॉन्सेप्चुअल किताब है, ये नहीं है कि आप रीडिंग कर रहे हो, स्टोरी चल रही है, मज़ा आ रहा है, भरपूर बताया हुआ है, प्रॉपर डिटेल है, प्रॉपर डिटेल, मतलब आपको तैयार कर देगी, आपको समझा देगी, एक आइडिया हो जाएगा आपको। क्योंकि मुझे तो ये हम वो लोग हैं जिन्होंने पढ़ा लिखा तो है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस फील्ड की कोई खास नॉलेज नहीं रखते। तो अगर आप इस फील्ड को समझना चाहते हैं तो ये किताब पढ़ें, ये किताब पढ़ें, और भी बहुत किताबें हैं। और कौन सी अच्छी किताब है? किताबों में मैं आपको रेकमेंड करूँगा साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ लें, रिच डैड पुअर डैड पढ़ लें। इसके अलावा आप हाउ मनी वर्क्स, ये भी बड़ी अच्छी किताब है। इस तरह से डिफरेंट किताबें हैं, वो ना आपका माइंड थोड़ा वार्म अप कर देंगी। फिर अगर आपका और दिल चाहेगा तो फिर आप जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं ना, हार्वर्ड मार्क्स, पीटर लिंच, फिल फिशर, ये सारे वो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने फिर अपनी इन्वेस्टिंग के अंदर जो बारीकियाँ होती हैं ना वो बताई हुई हैं। तो ये जो 30-40 किताबें मैंने पढ़ी ना, उसमें ये सारी थी। लेकिन फिर अगला चैलेंज ये था, क्योंकि आपको तो पता है पाकिस्तान में तो स्टॉक मार्केट तो मतलब कहते हैं पैसे डुबाने वाली जगह है। तो मैंने कहा यार ये जो इसने सारे प्रिंसिपल सिखाए हैं ये पाकिस्तान में भी तो काम करते होंगे ना। तो उससे अगले 2 साल ये सारी नॉलेज पाकिस्तानी कंपनियों पे अप्लाई की। रोज़ सुबह उठ के 8 बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ने ताकि इकोनॉमी की ग्रिप बने। फिर 100 कंपनियों की 10 साल की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी ताकि कंपनियों के बिजनेस समझ आए। फिर जब ये ख़त्म हो गया ना, फिर मैंने कहा अब 2019 में मैं रेडी हूँ इन्वेस्टिंग करने के लिए। ये कंपनियों का जो आपने पढ़ा है, हाँ, फाइनेंशियल रिपोर्ट जी, हर जो लिस्टेड कंपनी होती है ना, वो अपने सारा डेटा वगैरह तो शेयर करती है। एक रिपोर्ट कितनी बड़ी होती है? 300-400 पेज की होती है एनुअल रिपोर्ट, एक कंपनी की 1 साल की। और 10 साल की पढ़ी आपने? 10 साल मिनिमम हर कंपनी की? जी भैया, मैंने सीखा है ना सिक्योरिटी एनालिसिस में, कम से कम 10 साल की पढ़नी है, फिर आपको समझ आएगा। नहीं यार, क्योंकि 10 साल अच्छा, ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है सिक्योरिटी एनालिसिस का। प्रिंसिपल है वॉरेन बफे का, इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड। तो अगर आपने बिजनेस को पूरा अंडरस्टैंड करना है तो 10 साल तो बहुत कम है। बहुत दफ़ा तो ऐसे शौक्स आते हैं जो 20-30 साल में एक दफ़ा आते हैं, तो 10 साल मिनिमम है। तो 2019 में फिर प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग में आया। फिर 2019 से 22 तक कितने साल लगे आपको इस पूरी ट्रेनिंग में? मैं 2015 में शुरू किया था, जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ था। उसके बीच हाँ फुल टाइम मैं और कोई काम नहीं करता होता था, सिर्फ ये मेरा पैशन था और मैं इसी पे काम करता होता था। पढ़ रहे हैं? हाँ, बीच में बल्कि मैं बार बार दूसरे मुल्कों में जाकर कोई सेमिनार वगैरह भी अटेंड करता था, जिससे और चीज़ें जो है वो रिफाइन हो। 2019 में जब प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग में आए, उसमें भी 1-2 साल जब किए तो थोड़ी इंपॉर्टेंस समझ आती है। किताब में पढ़ लेना कि ये चीज़ नेगेटिव है, और जब वो असल में होती है, वो जो टाइम का डिफरेंस होता है ना, किताब में तो आपने 1 मिनट में पढ़ लिया, तो जब आप असल में आते हो आपको 6 महीने उसको लिव करना होता है। तो उधर से भी और थोड़ी रिफाइनमेंट आई, और ये जब पूरा सिस्टम अच्छा बन गया, समझ आ गई सारी चीज़ें कि पाकिस्तान के मार्केट के हिसाब से भी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वैल्यू इन्वेस्टिंग इधर एक्चुअली में अप्लाई हो सकती है। तो 2022 में फिर मैंने सोचा कि अब जो है ना अपनी जो नॉलेज है ना वो सोशल मीडिया पे शेयर करनी। 2022 में मैंने ट्विटर ज्वाइन किया, और जब तक ये बैन नहीं हुआ था तकरीबन 1.5-2 साल में हमने एक 30,000 लोगों की ना कम्युनिटी बना ली। उस पर मैं कंपनीज़ पे थ्रेड्स लिखता होता था, इकोनॉमी में बात करता होता था। और फिर पिछले साल जब हमने देखा कि हाँ लोगों को ये समझ आ रहा है, हमारा भी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो हमने अब सोचा कि ये काम हमने अगर अपने लिए इतना फ़ायदा हो रहा है तो दूसरे लोगों के लिए भी करना है। वेल्थ क्रिएशन की जर्नी जो है ना लोगों तक पहुँचानी। फिर हमने आज से तकरीबन 1 साल पहले ये जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी थी ना, ये हमने लोगों के लिए करना शुरू किया और अपनी कंपनी फॉर्म की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 500 से ज़्यादा लोग जो है ना हमारे साथ वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं। वेल्थ क्रिएशन लोगों को लग रहा होगा बहुत बड़ा लफ्ज़ है,
लेकिन अभी जैसे हम पहले बात कर रहे थे, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के इतने अच्छे रिटर्न्स हैं कि अगर आप सोचें मैं महीने के 20,000 रुपये सेव कर लेता हूँ, ठीक है, अगर आप ये 20 साल तक 25 साल तक करेंगे ना तो ये 60 लाख रुपए बनते हैं। अगर आप ये एवरेज कंपनी में डाल देंगे ना स्टॉक मार्केट की, कोई बहुत अमेजिंग कंपनी भी नहीं, एवरेज कंपनी जिसमें आपको ना 1 मिनट भी काम नहीं करना, तो ये जो 60 लाख रुपए है ना, ये 8 करोड़ रुपए बन जाते हैं। 8 करोड़ रुपए आज से 25 महीने में, महीने के 20,000 डालना है। हाँ, बढ़ाना भी नहीं है, 10 साल बाद भी 20,000 डालना। ये पावर है कंपाउंडिंग। कमेटी डालनी है वैसे क्या आप? हाँ, कमेटी समझ लें, लंबी बीसी डाली हुई है आपने? हाँ डाली हुई है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप निकाल नहीं सकते, आपका जब दिल चाहे निकाल लें, हाँ, जब आपको ज़रूरत पड़े निकाल लें। अब आप सोचें जो ये बंदा लेकिन है, ये 60 लाख रुपए जो 25 साल में आप डालेंगे, ये आपका इतना बन जाएगा यार, दैट्स सो कूल। ये लाइफ चेंजिंग है ना। अब आप सोचो, आज बंदा सोचता है मेरा क्या मसला है। हाँ, पहला बंदे का मसला होता है यार मुझे ना जॉब से बड़ी तंगी है, बहुत बॉस की चिकचिक बर्दाश्त नहीं होती। आप उससे फ्री हो गए, आपके पास पैसे हैं, आप जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गए। एक साथ अगर आपने 60 लाख रुपए डाल दिए तो उसके अंदर रूल वो फिर 25 होता साल है, में कितने होंगे? वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हैं? स्टॉक मार्केट का जो 1 साल का रिटर्न है ना 18% का एवरेज, उसमें हर 4 साल में पैसे डबल होते हैं। तो आप सोचिए 25 साल में 6 दफ़ा डबल होंगे। 6 दफ़ा डबल का मतलब होता है 64 टाइम्स। तो 60 लाख रुपए जो है वो कोई 40 करोड़ के आसपास पहुंच जाए। कंपाउंडिंग है ये। अच्छा, आप सोच रहे होंगे क्यों, कैसे भाई, ये क्या है, ये भाई क्या कर रहे हैं ये लोग, वो कैसे हो जाता है, ये मशीन लगी हुई है क्या? हाँ भाई ये मशीन है। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ जो पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन है ना उनके साथ पार्टनर बन रहे हो। उनकी कंपनी का शेयर खरीद लिया, अब जब वो अपना बिजनेस बढ़ाते जाएंगे, प्रॉफिट बनाते जाएंगे, आपका भी शेयर ऊपर जाता रहेगा। क्या ये प्रॉफिट जो है ये ट्रांसपेरेंस होता है या क्या इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है? 100%। एक रूल है कि हर 3 महीने बाद हर कंपनी ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करनी है। हाँ, लोग तो अपने दोस्तों के साथ फैमिली में पार्टनरशिप करते हैं, कभी पता चला है आज तक हिसाब मिला है उस बिजनेस? हाँ, हर लिस्टेड कंपनी जो है 3 महीने बाद रिपोर्ट देती है, और उसके अलावा भी कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो उसका भी डिस्क्लोजर देना होता है। प्रॉपर रूल्स होते हैं कि भाई आप जो है लोगों से पैसा लिया हुआ है, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें आपने फॉलो करनी है। तो डिस्क्लोजर के मामले में तो मतलब अगर आप अपने प्राइवेट बिजनेस से कंपेयर करें तो वो 100 टाइम्स बेहतर है। लिक्विडिटी भी है, जब दिल चाहे निकाल ऑडिट होता है ना उनका। ऑडिट भी होता है। 6 बड़ी कंपनियों का 6 महीने बाद होता है, जो थोड़ी छोटी होती है उनका साल बाद होता है। बिल्कुल ऑडिट होता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ के आप पूरा अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई इस बिज़नेस में क्या हो रहा है। इस पे आप जैसे पहले हम किताबों की बात कर रहे थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस तरीके से कंपनी ऊंच नीच कर सकती है ना, उसकी एक किताब है फाइनेंशियल शेनानिगन्स के नंबर्स में आप कैसे हेर फेर कर सकते हो। उसमें अमेरिका की भी एग्जांपल बताई हुई है कि भाई उधर भी जो है लोग, जैसे छोटा बिजनेस है ना, सेल दिखानी है तो जिस डेट पे सेल दिखानी है ना उससे 2 दिन पहले अपने दोस्त के घर $1 मिलियन का माल भिजवा दिया। नंबर आ गया रेवेन्यू में, और जब डेट गुजरी तो रिटर्न कर लिया, सेल्स रिटर्न वापस बुक कर लिया, रेवेन्यू बढ़ गया, जो शो करना था वो काम हो गया, लेकिन एक्चुअल में वो कोई सेल नहीं थी। तो हर दुनिया में हर जगह इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप जो है उसको पकड़ सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं। ओके, मतलब आप ये सोचो, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आप अपनी जॉब से इंडिपेंडेंट हो सकते हो, आप अपनी मर्जी का काम कर सकते हो, पैशन प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, आपको घर बनाना है घर बना सकते हो, आपको सेव करके बच्चों को बाहर पढ़ने भेजने हैं उसको भेज सकते हो, आपका ड्रीम है हज करना, उसके लिए पैसे सेव कर सकते हो। मतलब आप जो करना चाहो ना, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है। तो बहुत ज़्यादा सीन है यार, इट्स रियली रियली गुड। और आप शॉर्ट टर्म पे भी कर सकते हैं ना, अगर आपके दिमाग में है कि यार मैं 3-4 साल 5 साल तक ही जमा करता हूँ पैसे, मैं मेरे पास अगर इनकम है 20,000 नहीं ज़्यादा, अगर 50,000 1 लाख रुपए डाल रहे हैं महीने के सेव करके करके, तो 5 साल में तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा आपका पोर्टफोलियो। 5 साल बड़ा अच्छा टाइम है, मतलब हाँ, बियॉन्ड 5 ईयर्स आप कहते हैं। क्योंकि 5 साल ये होता है कि एक अच्छे लॉन्ग टर्म, लाइक लॉन्ग टर्म सीन में आ जाता है कि यार 5 साल आप हम जब हमेशा सोच रहे हैं, अक्सर और बेशतर जॉब्स के अंदर भी सवाल किया जाता है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। सो नेक्स्ट 5 ईयर्स आपकी लाइफ के ना ये होते हैं कि यार लाइफ चेंज यहाँ होगी, लाइफ चेंज हो रही होती है हर 5 साल बाद आपकी एक सर्टन लाइफ चेंज होती है। 1 साल में तो कुछ भी डिफरेंस नहीं पता चलता, 5 साल में डिफरेंस पता चलता है आपको लाइफ का। नहीं, आप इवन 2 से 3 साल का भी माइंड बना के चलो, फिर वो जैसे कहते हैं ना, एक दफ़ा चलोगे तो सब कुछ समझ आ जाता है। ऐसा ही है। हाँ। अच्छा, मैं पहले आपकी कंपनी की बात करता हूँ। आपकी कंपनी जो है वो किस तरह से डिफरेंट है बाकी कंपनी से, मैं इस बारे में पूछना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग जो है, हमारे पास एक स्किल है, हमने एक स्किल सीखी है, ठीक है, वो है कि आप किस तरीके से वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो। हम उस पर जो है आपको सिखाते भी हैं कि आप खुद कैसे कर सकते हैं। हम आपके जो है ना वो भी बन जाते हैं जो आपको गाइड करता है, एडवाइजरी सर्विस भी करते हैं। इस वजह से हम, इसके अलावा हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी करते हैं, लेकिन स्किल सेम है।
तो ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं? ये तीनों अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। एक है कि मुझे एक चीज़ करनी अगर आती है मैं आपको सिखा दूंगा, हाँ दूसरा मैं आपके लिए कर लूंगा, हाँ, और तीसरा उसमें थोड़ी सी और हेल्प मिल जाती है। मकसद एक ही है। तीसरा वाला क्या होता है? तीसरे में हम मतलब पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, तो जो सारी एग्जीक्यूशन होते हैं वो भी हैंडल कर लेते हैं। अच्छा, तो हमें मतलब आपको बिल्कुल कुछ करने की मैं जरूरत सारे क्वेश्चंस कर लूँ आपसे आपकी कंपनी के बारे में बिल्कुल। कि अगर मैं करना चाहता हूँ, चलें ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास आज जो है 20 लाख रुपए और मैं बोलता हूँ कि यार मुझे इन्वेस्ट करने हैं पैसे आपके पास, और मैं बोलता हूँ कि यार मुझे तीसरा वाला प्रोडक्ट चाहिए विच इज़ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सो हाउ डू वी स्टार्ट फ्रॉम टुमारो? अच्छा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में 20 लाख रुपए के लिए हमारे पास ना डिफरेंट एडवाइजरी के पैकेजेस हैं। तो हमारी सारी उसकी डिटेल जो है वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये सब्सक्रिप्शन पैकेज होते हैं, इसमें हमारी मंथली कॉल्स भी होती हैं। बहुत ज़्यादा लोग जैसे पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स के साथ जब इन्वेस्ट करते हैं उनको बताता ही नहीं है कोई कि भाई क्या कर रहे हो आप। तो हम लोग तो जो भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, पहले उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर मैं कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ, कल से कर रहा हूँ, मेरे पास 20 लाख रुपए हैं, अब मैं क्या करूँ? आप हमारी वेबसाइट पे जाके एडवाइजरी सर्विसेज में इनरोल हो जाएं, या अगर सीखना है तो इन्वेस्टिंग मास्टर नहीं, क्लास सीखना नहीं है, सीखना है बस जो है अभी वो तीसरा वाला उसमें आप हमारी वेबसाइट पे जाके इनरोल हो जाएं, और हम आपको जो है जितनी भी कंपनीज होंगी ना हमारे पोर्टफोलियो में या हमारे हिसाब से ये बेस्ट कंपनीज हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डे 1 पे मिल जाएगी। उसकी वीडियोस भी मिल जाएंगी, उस पर बनी हुई ऑलरेडी कि हमने इसमें क्यों इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि हमने इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड अपने तक नहीं रखना, आपको देना है। आपके पैसे हैं, आपको कन्विक्शन होनी चाहिए, सब पता होना चाहिए कहाँ क्या मैंने कोई किसी अगर कंपनी में लगाया वो करती क्या है, वो उसका क्या आउटलुक है, उसमें क्यों इन्वेस्ट किया, वो बाकियों से बेहतर क्यों है, और क्या उसकी डाउन साइड भी हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसकी वजह से उसको बेचना बेहतर हो जाए। कोई ऐसी चीज़ हो जाती है ना कभी कभी कि आपने सोचा नहीं होता, या हुकूमत की पॉलिसी बदल गई, तो वो भी सारा बताया होता है उसमें। फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर मंथली कॉल्स भी होती हैं। मंथली कॉल हमारी 3-3 4-4 घंटे चलती है। ये तो मैं पैसे कहाँ इन्वेस्ट करूँ? आप पैसे पैसे आपके अकाउंट में ही होंगे, आपको खुद ही उसको जो है ना एग्जीक्यूट करना होगा। अच्छा, मेरे जो PSX का अकाउंट होगा मेरा फोन में। हाँ, आप किसी भी जो है उसमें ऐप में जैसे आप ऑर्डर्स प्लेस करते हैं ना, वो करते रहेंगे। कराची में फ़ोन छिन जाता तो क्या करें? फिर नया फ़ोन ले लें। वो सेफ होता है आपका अकाउंट? हाँ, वो तो एक बैंक अकाउंट की तरह होता है ना, वो तो एक सेपरेट बस ऐप होती है ना उसको सिर्फ चलाने के लिए। ओके, उससे कोई ये पैसे तो नहीं जैसे चले। हमारा बाइनेंस का अकाउंट है इस तरह से होता है। ओके ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उसमें मैंने किया और आपने रेकमेंड किया कि ये खरीदें अपना, हमने खरीदना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद मंथली कॉल्स में क्या होता है? मंथली कॉल्स में पहले हम लोग एक रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर करते हैं, उस पूरे मंथ का रिव्यू करते हैं, और अगले मंथ में जो चीज़ें लग रही होती हैं, कौन सी चीज़ हमने किस वजह से रखी हुई है, वो एक रिव्यू करके, और फिर Q&A की कॉल होती है। Q&A कॉल जब तक ख़त्म नहीं होती, जब तक लोगों के सवाल ख़त्म नहीं होते। ओके, 3 से 4 घंटे भी चलती है। ओके, और इसका फ़ायदा ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं कॉल में। हाँ, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, और इसका फ़ायदा है नहीं, क्योंकि इसका फ़ायदा है कलेक्टिव विजडम। एक हर सवाल आपके दिमाग में तो नहीं आएगा ना, गुड पॉइंट। तो दूसरा बंदा सवाल पूछता है, आपको भी जवाब मिल जाता है। और बल्कि लोग तो 60% लोग कॉल में आते ही नहीं है, उनको पता है इनके जो कम्युनिटी है इतनी स्ट्रांग है कि जो 40% लोग आते हैं ना, वही सारे सवाल पूछ लेते हैं, और आराम से बैठ के वो फिर 1.5x पे रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। जबरदस्त हैक दे दी आपने यार। तो कम्युनिटी का फिर सबको फायदा होता है। कितने लोग कम्युनिटी में भी? हमारे more than 500। मैं तो आ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ भाई। वेलकम नहीं करेंगे। आज ही ज्वाइन करें। वेलकम टू द कम्युनिटी ऑफ ARN फाइनेंस। हाँ, वैल्यू इन्वेस्टर पैकेज जो है ना, वो हम उससे वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं सबके। बोले तो आप दानियाल से वेलकम टू द कम्युनिटी ऑफ ARN। चलें फिर से बोल, वेलकम दानियाल शेख टू ARN फाइनेंशियल्स। ये ओके, मुझे बताएं कि एक होती है ट्रेडिशनल मार्केट स्ट्रैटेजीज, स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजीज, सो हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम देम? देखिए, ट्रेडिशनल मार्केट स्ट्रैटेजीज लोगों के बड़े बैड एक्सपीरियंसेस भी हैं, वो यही सुना। अच्छा, एक स्टॉक मार्केट में ना एक ऐसे वो होती क्या है ट्रेडिशनल मार्केट स्ट्रैटेजीज के, किसी से सुन लिया ये अच्छा जा रहा है, या ये कोई हुकूमत की न्यूज़ आने वाली है तो इससे इस कंपनी पे फ़र्क पड़ जाएगा, इसको ले लो। ठीक है, ये एज अ फ्यूचर डेवलपमेंट ठीक होता है, लेकिन इसके लिए एक बेस वर्क भी तो होना चाहिए ना पीछे। एक चीज़ लेट से उसकी फेयर वैल्यू 100 रुपये है, वो पहले अगर 150 पे चल रही है, उसको आप कितना खींच लोगे? उसको जितनी मर्जी आप जो है पॉजिटिव न्यूज़ देते रहोगे, नहीं जाएगा ऊपर। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप कंपनी को पढ़ो, उसकी मेन चीज़ें समझो, उसकी वैल्यू निकालो कि उस बिज़नेस की अर्निंग पावर क्या है, और फिर अगर उससे कम पे मिल रही हो ना, फिर आपने इन्वेस्ट करना है। तो हमारी वैल्यू इन्वेस्टिंग ना ग्लोबली भी अगर आप देखें, अमेरिका में भी जाएँ तो बड़ा एक नीश क्लब है। 5% लोग होते हैं ऐसे जो कि एक्चुअल में बिज़नेस को समझते हैं और फिर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ओनर्स के साथ असल में वो जुड़ जाते हैं ना, और फिर जिस तरह से बिज़नेस ग्रो होता है, उनको बिज़नेस की हर चीज़ पता होती है। जब आपको हर चीज़ पता हो, आप घबराते भी कम है, वरना तो घबराहट यही होता है ना कि जब चीज़ें ऊपर जा रही होती हैं आप खरीद लेते हैं, और जब नीचे जा रही होती हैं आप बेच देते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता आप कर क्या रहे हैं। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार।
अच्छा, किसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना हो तो आपको कैसे पता चलता है कि यार ये लॉन्ग टर्म लेवल पर ये अच्छी कंपनी है? यार हमारे ना 3 स्टेप है। अब ये जो इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड है, ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, इसको हमने फिर प्रैक्टिकल स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया है। पहला स्टेप है आपने उसका पूरा बिजनेस पढ़ना है, हर चीज़ समझनी है उसकी, कि कौन सा उसका रॉ मटेरियल महंगा हो सकता है कल को, उसका जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग कैसे होती है। जैसे कि दवाइयों में गवर्नमेंट प्राइस सेट करती है, सीमेंट में जो है वो मार्केट चल रही होती है, कुछ चीज़ें होती हैं वो इम्पोर्ट पैरिटी पे बिकती हैं, मतलब यानी कि बाहर जो उसकी कीमत है उस प्रोडक्ट की, अगर कोई पाकिस्तान में लेकर आएगा उसके हिसाब से उसकी प्राइस चलेगी। यानी कि अगर कोई उसको बाहर से मंगाएगा जितने की उसको पड़ेगी उससे ऊपर ही बेचेगा ना वो। तो जो चीज़ें पाकिस्तान में कम बन रही होती हैं और बाहर से इंपोर्ट हो रही होती हैं, वो इंपोर्ट पैरिटी पे बिकती हैं, क्योंकि उसकी जितनी भी डिमांड है उसको पूरा करने के लिए इंपोर्ट करना ज़रूरी है, और वो जिस कॉस्ट पे होगा वो उसकी प्राइस होगी। तो एक कंपनी की प्राइसिंग किस तरीके से हो रही है और जो उसकी कॉस्ट है वो किस तरीके से हो रही है, उन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो उसकी अर्निंग पावर है। अब ये कभी ज़्यादा भी हो जाती है, कभी कम भी हो जाती है। तो जब आप 10-15 साल के बारे में पढ़ते हैं ना, तो आपको उसकी एक मीन फेयर वैल्यू समझ आ जाती है कि ये बिजनेस ना एक एवरेज साल में इतना कमाता है, ठीक है, तो मैं इसके लिए अगर इतने पैसे दे दूंगा ना तो ये अच्छी प्राइस है। तो ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस अच्छा है ना, फिर आप चेक करते हो कि यार इसकी जो प्राइस चल रही है ना वो इतनी ज़्यादा तो नहीं है, यानी कि ये मुझे 2 से 3 साल में कितना रिटर्न देगा, एस्टिमेट करते हो यार 2-3 साल बाद इसका कितना प्रॉफिट होगा, तो इसकी इतनी प्राइस होनी चाहिए। तो पहले स्टेप पे आप देखते हो इस बिज़नेस के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की जाए तो ये हर साल 20-25% बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यानी कि अब एक बिज़नेस एक जगह पहुंच गया, उसके अंदर 100 रुपये एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी तो उस पर 25 रुपये का रिटर्न है या नहीं है, ये आपने पहले स्टेप पे लॉक किया। दूसरे स्टेप पे आपने अपने जो 2-3 साल के रिटर्न है ना वो भी लॉक कर लिए। फिर इस दोनों चीज़ों को और बुलेट प्रूफ करने के लिए आप चेक करते हो, यार मैं जिसके साथ पार्टनर बनने जा रहा हूँ मुझे अच्छा भी लग रहा है, उसका बिज़नेस भी अच्छा है, उसकी प्राइस भी ठीक है, इन भाई साहब ने पिछले 20-25 सालों में किया क्या है, तो ट्रैक रिकॉर्ड भी होता है ना, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, बुरे टाइम भी आते हैं तो किस तरीके से शेयर होल्डर्स को ट्रीट करते हैं ये भी आ जाता है। तो हम चेक करते हैं पिछले 20-25 सालों में भी इसने 20-25% हर साल रिटर्न दिया है कि नहीं। तो जब तीनों चीज़ें आपकी टिक हो जाए ना तो फिर आपका 90% चांस होता है कि ये अगले 5-10 साल भी अच्छा रिटर्न देगा। तो ये इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड की प्रैक्टिकल इस तरीके से हम लोग करते हैं। वेरी नाइस यार, ज़बरदस्त। और मुझे बताएं कि उसको रिस्क और रिवॉर्ड को किस तरह से मैनेज करते हैं? अच्छा, इसमें हमारी थिंकिंग है, अगेन कमिंग फ्रॉम द वैल्यू इन्वेस्टिंग कम्युनिटी, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। दुनिया में इन्वेस्टिंग में ना रिस्क को बना दिया गया है कि एक चीज़ की प्राइस ऊपर नीचे कितनी होती है, यानी कि प्राइस वॉलेटिलिटी को रिस्क बना दिया गया। हालांकि रिस्क एक्चुअल क्या है कि वो ऐसा हो जाए कि वो बिज़नेस बंद हो जाए या उस बिज़नेस की प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी कम हो जाए। तो जब आप किसी चीज़ को डिटेल में समझ लेते हैं ना तो रिस्क आपने वही वाली बात है, आपने जो किताब पढ़ने वाली बात की है ना, वो मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट का जो है ना वो क्रक्स है या बेस है कि वो किताब पढ़नी है आपने, या फिर आपने लाजमी रिसर्च रखनी है लंबे टाइम पर कि भाई 10-15 साल में वो कंपनी क्या कर रही है। वो कंपनी अगर बहुत ही फारिग है, लॉन्ग टर्म लेवल पर वो आपको प्रॉफिट नहीं दे रही, ठीक है, लॉस में जा रही है, लॉन्ग टर्म लेवल पर जा रही है, ऊपर नीचे तो समझ आता है, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी ही इतनी बुरी है तो फिर तो मसला है भाई। लंबे टाइम पीरियड को भी समझना है, फिर इस चीज़ को भी समझना है कि ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि उसको अगले साल में उसके प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सीमेंट है, सही है, उसकी 1200 रुपये की कीमत चल रही है, अब उसको बनाने का खर्चा है 1000, लेट से वो कीमत जो है 1300 पे चली जाती है, किसी भी वजह से कॉस्ट उधर ही है। आम बंदा कहेगा ठीक है क्या 100 रुपये का ही फ़र्क है ना, लेकिन प्रॉफिट में ये 50% का फ़र्क। पहले वो 200 रुपये कमा रहा था बैग, और वो 300 कमा रहा है। तो जब उसकी प्रॉफिट पर बैग 50% ऊपर जाएगा, शेयर प्राइस भी 50% ऊपर जाएगी। 50% ऊपर जाएगी? शेयर प्राइस तो है ही इस चीज़ से ताल्लुक़ कि उस बिज़नेस का प्रॉफिट कितना है। एक कंपनी में जब आपने शेयर लिया, क्या बात की है आपने, जब आपने एक कंपनी का शेयर लिया ना, आपने एक्चुअल में क्या किया, आपने क्या, मुझसे आज ये पैसे ले लो, अब इस कंपनी का मैं छोटा सा मालिक बन गया हूँ, अब इसके फ्यूचर जितने भी प्रॉफिट होंगे ना वो मेरे, जैसे दुकान खरीद ली, जितना भी परसेंट होगा वो जितना भी होगा। तो प्राइस अगर 5-10% से भी चेंज होती है ना, प्रॉफिट जो है 30-40% से चेंज होता है, शेयर प्राइस भी 30-40% से चेंज हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म रिसर्च की भी वैल्यू है, और ये भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि छोटी छोटी चीज़ें भी अर्निंग पावर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। छोटे वाले शेयर्स नहीं, छोटे वाले शेयर तो चलो एक दूसरी छोटी चीज़ें, एक छोटी डेवलपमेंट जो एक आम बंदे को जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, उसको एक वो बड़ी मामूली सी डेवलपमेंट लगती है। लेट्स से अभी एक बड़ा मशहूर पिकअप ट्रक हुआ है,
गंदारा का T9, ओके उसकी कुछ 9 महीने की बुकिंग चल रही है। उन्होंने 5 लाख रुपए गाड़ी के बढ़ा दिए, करोड़ की गाड़ी थी, उन्होंने 5 लाख रुपए तकरीबन बढ़ा दिए। मैंने 5% ही बढ़ी है ना, लेकिन उससे जो पर गाड़ी प्रॉफिट है ना, हाँ वो कोई 30-40% बढ़ता है। ये छोटी छोटी डेवलपमेंट्स जिसको पीछे की पूरी नॉलेज होती है ना, वही उसको अपने फ्रेमवर्क में पुट इन कर सकता है। क्या बात है। ये गेम है सारी। आप मुझे बताएं कौन से फैक्टर्स हैं या कौन से सेक्टर्स हैं बेसिकली जिसके अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में? अच्छा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अच्छी बात यह है, जैसे आप सऊदी अरब दूसरी जगहों पे चले जाएंगे ना, वहाँ क्योंकि ऑयल इतना ज़्यादा है, तो आपको ऑयल और जो SOEs के अलावा कंपनीज नहीं मिलेंगी। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में ऑयल एंड गैस से लेके, सीमेंट से लेके, फर्टिलाइज़र से लेके, टेक्नोलॉजी कंपनी सिस्टम्स लिमिटेड, मतलब हर तरह की कंपनी है। बैंक भी है। पाकिस्तान का एक बैंक है मिज़ान बैंक, उसने पिछले 10 सालों में ना एप्पल से ज़्यादा रिटर्न दिया। क्या बात इधर कर लोग रहे हैं? पाकिस्तानी फ्रीलांसर Apple होते से हैं, ज़्यादा? फ्रीलांसर्स कहते हैं हमें तो जो डॉलर्स आ रहे हैं ना, हमने US के शेयर्स लेने हैं, एप्पल के शेयर लेने हैं, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर लेने हैं। यस। इधर मिज़ान बैंक है, उसने एप्पल से ज़्यादा रिटर्न दिया डॉलर टर्म्स में कितने साल में? 10 साल में। अगर 10 साल में किसी ने लगाए होते, हम्म। आई डोंट नो, उसको फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर लेट से आपने 1 लाख लगाया होता ना, 10 लाख लगाए होते? 10 लाख लगाए थे, तकरीबन 1.5 और 2 करोड़ के बीच में होते। नहीं यार। और अगर आपने 10 लाख लगाए होते ना, आज वो शेयर 1.5-2 करोड़ का है। आपको हर साल गैस करें वो कितना डिविडेंड दे रहा होगा? ये नहीं पता मुझे। 10 लाख से ज़्यादा। मतलब आपका शेयर अपनी जगह खड़ा है, हाँ, कंपनी उधर खड़ी है, हाँ। कंपनी ग्रो हो रही है, लेकिन आपने 10 लाख लगाए थे। 10 साल बाद वो हर साल आपको आके 10 लाख बैंक में जमा करा के जा रहा है और शेयर ऊपर जाता है। ये सारी पावर किस चीज़ की है कि आप टॉप बिजनेसमैन के साथ ना इक्वल पार्टनर बन गए। और ये मीज़ान बैंक मिज़ान बैंक का सीन है। मिज़ान बैंक में जब आप इन्वेस्ट करते हैं ना, आप पता है किसके साथ पार्टनर बनते हैं? कुवैत की फैमिली के साथ, क्योंकि ये कुवैत वालों का मेजर ओन कंपनी है, 60% उनके पास है। तो इसी तरीके से जो भी टॉप कंपनी है, आपने लकी सीमेंट का शेयर लिया, आप मोहम्मद अली तब्बा के साथ पार्टनर बन गए। अब आप अगर उसको ऊपर नीचे खरीदेंगे, बेचेंगे नहीं, तो जो उनकी वेल्थ ग्रो होगी उतनी आपकी होगी। वो जितने अमीर होंगे, जितने शेयर उनके पास हैं, उसके हिसाब से जो रिटर्न उनको आ रहा है ना, हाँ, आपको ही हो जाएगा। मैं एक और बात बताऊँ आपको, मैं आपको और सुननी है। देखिए, अगर आप पाकिस्तान के जो टॉप बिजनेसमैन, उनके बिजनेस अगर आपने सबके समझ लिए, यानी कि आपने टेक्सटाइल को भी समझ लिया, आपने बैंक को भी समझ लिया, हाँ, आपने सीमेंट वालों का भी बिजनेस समझ लिया, ठीक है, आपके पास नॉलेज आ गई सारे टॉप बिजनेसमैन की, टोटल नॉलेज। अब आप स्टॉक मार्केट के थ्रू ना इनसे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। अब पूछें कैसे? ये कैसे भाई? ये ऐसे कि लेट से पाकिस्तान में बिजली महंगी हो गई, ठीक है, अब जिसकी टेक्सटाइल की मिल है वो बंद तो नहीं कर सकता ना। आप चेंज कर सकते हैं अपने पार्टनर्स। आपने जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं रोज़ रोज़ के बेसिस पे नहीं, 2-3 साल में अगर कोई मेजर डेवलपमेंट हुई तो आपके पास स्विचिंग एबिलिटी है। आपको अगर लग रहा है कि अगले 3-4 सालों में बैंक के प्रॉफिट ज़्यादा हैं, मैं बैंक की तरफ इक्वल पार्टनर बन जाता हूँ। फिर जब थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो गई, आपने कहा कि भाई अब जो है ना, ये जो सीमेंट वाले हैं ना, इनके साथ पार्टनरशिप करना बेहतर है। आपने चुपचाप ना किसी को पता चला, अपने शेयर बेचे इधर आ गए। तो जिस टाइम पे जिस टॉप बिजनेसमैन के साथ आपको पार्टनरशिप करनी है, आप कर लें। वॉरेन बफेट ने यही तो किया है। उसके पास नॉलेज है ऑफ 50 डिफरेंट इंडस्ट्रीज। फिर वो चूज़ करता है कि भाई मैं इसके साथ पार्टनर बनूंगा, मैं इसके साथ बनूंगा, मैं इसके साथ बनूंगा। वॉरेन बफे के बारे में बताएं कि आपने काफ़ी मरतबा इसका जिक्र किया है, और ऑफ कोर्स वो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं दुनिया के, एंड वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट गाय इन द वर्ल्ड, और लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं उनको, और बहुत हज़ारों लाखों लोग उनको अपना मेंटोर मानते हैं। सो आप बताएं कि आपने 3 बार जिक्र किया है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें उनकी फ़िलासफ़ी को, एंड वाई डू यू लाइक दिस गाय सो मच? मेरी तो पूरी फ़िलासफ़ी इज़ बेस्ड ऑन व्हाट ही हैज़ डन। और एक चीज़ आई थिंक हमने शुरू में थोड़ी सी मिस कर दी, जब सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़ी ना और सारी इन्वेस्टिंग की बुक्स पढ़ी, उस टाइम पे ना मुझे यूट्यूब पे जिस तरह वो होता है ना एल्गोरिथम में, आप जो कर रहे होते हो ना वो आपको पकड़ ही लेते हैं। तो मेरे पास आ गई 1994 की बर्कशायर हैथवे की AGM। बर्कशायर हैथवे उनकी कंपनी है, तो उसकी AGM होती है, उसमें लोग आते हैं, सवाल पूछते हैं, 4-5 घंटे चलती है। 1994 की मेरे पास आ गई। ओके। मैंने वो सुनी पूरी। उस टाइम पे बैरियर टाउन में रहते थे ना, तो ड्राइव करते वक्त लगा ली, वापस आए तो एक हो गई। फिर 1995 की सुनी, 2020 तक की सुनी, 25 साल की AGM सुनी हुई है मैंने पूरी बर्कशायर हैथवे की। उससे जो है हर डिफरेंट टाइम पे जो भी उस वक्त
चीज़ चल रही होती है, जैसे कि 2010 के आसपास टेक्नोलॉजी बूम चल रहा था, .com बबल जिसको कहते हैं। उस टाइम पे लोग पूछते थे कि भाई ना आप क्यों नहीं ले रहे, IT कंपनी क्यों नहीं ले रहे, मैंने ली थी मेरे तो डबल हो गए। तो उधर से जो पूरी फिलॉसफी चल रही थी ना कि आपने जो चीज़ समझ आ रही है उसी में इन्वेस्ट करना है, तो उसका सिंपल जवाब होता था कि आई डोंट अंडरस्टैंड दिस बिजनेस तो आई रादर नॉट इन्वेस्ट इन इट। मतलब उनके लिए ये सवाल ये जवाब देना काफ़ी है। जब तक मुझे नहीं समझ आएगा, जब मैं उसका फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं वो 2-4 साल उसको पढ़ लिया, वो समझ लिया ये चीज़ बनाता है, ये है तो मुझे समझ आ गई। समझ आने का मतलब होता है कि आप अगले 5 साल एक रीजनेबल सर्टेनिटी के साथ प्रेडिक्ट कर सको कि ये कंपनी कहाँ जा रही है। ये होता है इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड। तो इसने तो मतलब उसके अलावा मैंने बहुत और भी 7-8 किताबें पढ़ी हैं वॉरेन बफे पे, लेकिन उसमें उतनी नॉलेज नहीं है जितनी इन AGMs में। और सबके लिए अवेलेबल है, यूट्यूब पर सर्च करें आ जाएंगी, एक देखेंगे, दूसरी देखेंगे, तीसरी देखेंगे, समझ आना शुरू। हाँ, मुझे 6 महीने लगे थे ये सारी देखने में। एक हफ्ता लगता था एक देखने में, तो 6 महीने लगे थे देखने। जबरदस्त। मतलब ये आपकी पर्सनैलिटी भी अंडरस्टैंडिंग हुई उसके बाद आपकी ना, इसमें थोड़ी सी पर्सनैलिटी भी होती है कि आप किससे कनेक्ट कर जाते हो। क्योंकि दुनिया में सक्सेसफुल ट्रेडर भी हैं, ऐसा नहीं है कि वैल्यू इन्वेस्टर ही हैं जिन्होंने पैसा बनाया, और भी लोगों ने बनाया। लेकिन जो आपकी पर्सनैलिटी होती है, जो चीज़ आपको समझ आती है, आप जिसका क्लिक कर जाते हो उसको आप और डिटेल में पढ़ते हो। तो और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स को पढ़ा हुआ है, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा डिटेल में। हाँ, और इनकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? यार ये बहुत हम्बल है। मतलब इनके जो पार्टनर है ना, चार्ली मंगर, सेम सवाल होता है तो ये जो है वो 10 मिनट का जवाब देंगे। मतलब अगले बंदे के माइंड का हर डाउट जो है ना क्लियर कर देंगे। अच्छा, कहते हैं हो सकता है तुम ये सोच रहे हो तो इस वजह से तुमने ये कह दिया, तो इस वजह से तुम्हारी मिसकन्फ्यूजन हो गई। जो चार्ली मंगर है वो बस वन लाइनर, जिंगर नहीं बोलते जिनको, उस तरह का जवाब दे देते हैं। तो आई थिंक वो जिस तरह से जवाब देते थे ना, वो हम लोग एडवाइजरी सर्विस में नेचुरली आ गया कि अगर कोई सवाल पूछता है तो हम उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ऐसे है। और क्या सीखा इनसे जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, या फिर आपके लिए चैलेंजिंग है और आप चाहते हैं यार आने वाले वक्त में ये चीज़ करनी है मुझे? एक ओपन बुक है जिन्होंने लाइफ में भी और भी बहुत सारे काम किए हैं। ओके। मतलब उनसे अगर आप थोड़े आगे वाले सालों में जाते रहेंगे ना, उसमें फिर लोग आगे पूछते हैं कि भाई मैं बच्चों को कैसे बड़ा करूँ, उनको क्या सिखाऊँ। अच्छा, लाइफ के क्वेश्चंस भी करता है। उस तरह के सवाल भी हैं, मतलब 10-20% सवाल इस तरह के होते हैं। तो मतलब इन्होंने अपनी सारी वेल्थ जो है कोई $100 of billions की डोनेट कर दी हुई है। कहाँ डोनेट किया है? डिफरेंट चैरिटीज़ में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं हर साल। मैंने ये भी सुना है कि इनके पास कोई ब्रांड का सिस्टम नहीं है। ये इतने ब्रांडेड चीज़ें नहीं इस्तेमाल करते हैं, और इनके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए उतनी महंगी गाड़ियाँ नहीं है। ऐसा सिस्टम नहीं है। ठीक है, वो असल में वो कहते हैं कि वो काम करो जो तुम एंजॉय करते हो। जब आप वो काम कर रहे हो जिसमें आपको वैसे ही प्लेजर मिल रहा है, तो आप हैप्पीनेस ढूंढने फिर चीज़ों में थोड़ा कम जाते हो। ऐसा ही है। तो मतलब आज भी आई थिंक 92 के हो गए। हाँ, 4-4 घंटे की AGM करते हैं हर साल। ज़बरदस्त। ऑफिस भी जाते हैं। मतलब वो बंदा कहता है मैंने रिटायर होकर क्या करना है, मुझे तो ये काम पसंद है। ऑफिस जा रहा है 92 की एज में बंदा। हाँ, रिटायर ही नहीं होना ना। वो कहता है रिटायर होकर क्या करना है, जब काम ही है कि यही आता है, यही अच्छा है तो यही करते हैं। मज़ा आता है इस काम में। हाँ, ज़बरदस्त यार। मतलब कि आप खुद सोचो ना, जो काम आप शौक से करते हो उसमें आप 5 साल में एक्सपर्ट बन सकते हो मेरे हिसाब से। जो काम आपको नहीं आता ना, शायद आपको 15-20 साल लग जाए अगर आप बन गए। सही बात। तो ये ज़रूरी भी नहीं आप बनो। वेरी गुड पॉइंट। अगर आप बनोगे तो भी जो होता है ना पूरा करियर लगा के 15-20 साल वाला। अच्छा, पाकिस्तान की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है ना। पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक्स के हालात भी बड़े डिफरेंट हो रहे होते हैं। कभी इन्फ्लेशन आ जाता है, कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। सो ऐसी सिचुएशन में क्या करे बंदा? लेकिन इसमें 2-4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं मैक्रो के पाकिस्तान में जिसकी इंपॉर्टेंस होती है। एक इंटरेस्ट रेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है ना, जैसे हमने पहले बात की कि एक कंपनी में अगर आपने शेयर लिया, उसके अगले सारे जो प्रॉफिट्स हैं ना वो आपके हो गए। तो जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है ना, इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है इन प्रॉफिट्स की। तो हर शेयर की कीमत थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। फिर लोग भी सोचते हैं यार मैं बैंक में पैसे रखूँ या मैं स्टॉक मार्केट में लगाऊँ, किधर ज़्यादा जो है ना रिटर्न आ रहा है। तो इंटरेस्ट रेट और स्टॉक मार्केट ना ऐसे हैं अलग अलग। जितना इंटरेस्ट रेट ऊपर, स्टॉक मार्केट उतनी नीचे। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये तो है। हाँ, और अभी तो इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, इसी वजह से स्टॉक मार्केट आप देख रहे हैं किस तरीके से ऊपर जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान के केस में करंट अकाउंट डेफिसिट की बड़ी इंपॉर्टेंस। वही हमारे डॉलर कम है ना असल में हमारे मुल्क में, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे डॉलर जो है ज़्यादा यूज़ होने लग जाए और आपके जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाए, तो वो भी एक क्राइसिस बन जाता है। फिर उससे आपकी डिवैल्यूएशन भी होती है, सब कुछ होता है। इन सारे इंडिकेटर्स का ना एक है कंट्रोलर, यानी कि वो अगर हो जाए ना
तो ये सारे जो है ना वो काबू में आ जाते हैं। वो है IMF। जब आप IMF से प्रोग्राम साइन करते हो ना तो आप अग्री करते हो कि मैं करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम करूँगा, मैं जो है अपनी महंगाई को भी नीचे लेकर आऊँगा, उससे इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं, और मैं बिला वजह की मनी प्रिंटिंग भी नहीं करूँगा जिससे इन्फ्लेशन होती है। तो उससे सारी जो है ना चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं। मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं आपको, बड़ी महंगी बिजली महंगी करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, लेकिन आपकी जो ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी है ना वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। तो कभी कभी अगर ये इंडिकेटर आपको बुरे भी लग रहे हो ना, तो IMF का प्रोग्राम अगर हो जाए ना तो आप एक लीप ऑफ फेथ ले सकते हो कि अब ये बेहतर हो जाएंगे। इसी वजह से अभी पिछले दिनों में जैसी उनकी टीम आगे गई है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर से एक बुल मार्केट जो है शुरू हो गया, स्टॉक मार्केट। तो ये बड़ा एक 3-4 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। अच्छा, मुझे अभी फ्यूचर कैसे दिखता है आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, या फिर इस पूरे सिनेरियो का, इस पूरे बिजनेस का, और टेक्नोलॉजी को कैसे देखते हैं आप फ्यूचर में? क्योंकि फिनटेक भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ ऐप्स आ रही हैं, मुख्तलिफ स्टार्टअप्स हैं, वो आ रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। सो हाउ डू यू सी द फ्यूचर? देखिए, अगेन स्टॉक मार्केट का फ्यूचर अगर देखना है थोड़े लंबे टाइम के लिए, तो आपने क्या देखना है? पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन का फ्यूचर देखना है। तो हो सकता है कोई एक आधा बिजनेस ख़राब हो जाए, उसको कोई रिप्लेस कर दे, या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन एज अ होल, एज एन एवरेज, इन्होंने जो है वेल्थ क्रिएशन ही करनी है। जो भी सिचुएशन चल रही होती है उसके हिसाब से बड़े अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। और आपके पास तो ऑप्शन है ना, आपको एक जो है उसके साथ पार्टनरशिप तो नहीं ना करनी, आप डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, एक पूरा पोर्टफोलियो चलाएं। हाँ बिल्कुल, चेंज भी कर सकते हैं, एक पूरा पोर्टफोलियो चलाएं और उससे जो है बड़े अच्छे फ्यूचर रिटर्न्स आते हैं। लोगों को नुकसान क्यों होता है? मैंने जो अपनी पूरी इस पर रिसर्च किया ना, 2 इसके तरीके, यानी कि एंड में ना आपका 2 तरीक़ों से ही लॉस होता है, और 2 उसके सोर्सेज हैं, यानी कि उसके पीछे जो प्रैक्टिकल थिंकिंग होती है ना वो 2 होती है। अगर आप सोचें कि जो 100 इंडेक्स है हमारा, जिसमें 100 कंपनीज़ के एवरेज रिटर्न है, वो 1000 से 1,20,000 पे चला गया है 25 सालों में, यानी कि एवरेज कंपनी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती गई हैं। लेकिन अगर आपने लॉस किया है तो आपने जो है ना कोई अपनी मर्ज़ी की स्टॉक पिकिंग की है, आपने जो है ना वो कोशिश किया कि मैं 100 कंपनीज़ में से कुछ अच्छी कंपनीज़ ढूंढने के बजाय ना कोई बुरी कंपनी आपने ढूंढ रहे हो। ये मेन रीज़न है कि आपको ऑप्शन मिला हुआ है कि आप एक पोर्टफोलियो बना के चलें, लेकिन आपने अपने सारे जो एग्स हैं एक बास्केट में डाले, तो उसकी वजह से आपका लॉस हुआ है। और दूसरी रीज़न है कि जो आपको गाइड कर रहा था ना उसकी वजह से लॉस हुआ। तो ये दोनों की कॉम्बिनेशन भी हो जाती है। हो सकता है वो आपको कुछ बता रहे हो, आपने कहा नहीं मैं तो ये करूँगा, एंड में आपका लॉस इसी वजह से होगा, क्योंकि एज अ एवरेज तो ये चीज़ ने ऊपर ही जाना है, लेकिन उसमें अगर आप टाइम, लेट से आपने वो ज़्यादा सालों के बजाय 2 महीने के लिए कर लिया, उस टाइम में थोड़ा सा 2% नीचे आ गया, आपका लॉस हो गया। या आपने अपनी मर्ज़ी की कंपनी चूज़ कर ली, उसमें लॉस हो गया। तो जितना आपने अगर टाइम में डिविएशन लेकर आएंगे या आप नंबर ऑफ कंपनीज में डिविएशन लेकर आएंगे, तो ही आपका जो रिजल्ट है ना वो जो इंडेक्स का रिटर्न है उससे डिफरेंट होगा। ओके। और कहना नहीं चाहिए, बट आई थिंक ज़्यादातर रोल जो है ना फाइनेंशियल एडवाइजर्स का होता है। तो आप जब किसी के पास जाते हैं ना, अगर तो आप खुद नहीं कर रहे थे, आप किसी के पास गए थे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो गाइड करना हो। ऐसा ही है। हाँ ऐसा ही है। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि मुझे या लोगों को कन्विंस करें अब आप कि आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। देखिए, हमने जैसे पहले बात की ना, ये एक ऐसा टूल है कि आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, सही है, साथ साथ सेविंग करें, और ये सेविंग जो है ना इतनी अमेजिंग वेल्थ क्रिएशन कर देगी आपकी कि फिर आप अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेंगे। फिर आपको जो है ना वो नहीं कि यार जॉब में वो जो है सैलरी नहीं बढ़ रही, आपकी इतनी सेविंग्स हो जाएंगी कि उससे जो डिविडेंड्स आ रहे होंगे ना वो आपके घर का खर्चा चला लेंगे। फिर जो आप एक तरह फाइनेंशियली फ्री हो गए, फिर आप अपने किसी पर्सनल प्रोजेक्ट जो आपने हमेशा सोचा था यार ये मैंने करना था, या आपने सोचा यार मैंने यहाँ ये दुनिया में एक जगह उधर ना ट्रैवल करना था, तो आप उन सारी चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। ये बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स होते हैं लोन्स। आप कर्जा देते हैं ना लोगों को, हाँ, तो जब भी आप कर्जा देंगे इंटरेस्ट रेट के आसपास आपको रिटर्न मिलेगा, उसको कहते हैं बॉन्ड्स। सिंपल लोन्स जो है ना वो बॉन्ड्स होते हैं। वो बेहतर होते हैं या ठीक होते हैं? नहीं, उनका रिटर्न कम होता है। मतलब आप जैसे आप शेयर्स पर ही फोकस करते हैं? देखिए, शेयर्स हैं बिजनेसेस। यस। टॉप बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो शेयर्स के बराबर है। जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, अब वो अगर वो अपनी मर्जी की कंपनी नहीं पिक करता, सब कंपनी को थोड़ा थोड़ा खरीदता है, तो फिर वो टॉप बिजनेसमैन के साथ पार्टनर बन रहे हैं। जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है वो एक तरह से हुकूमत पाकिस्तान को कर्जा दे रहा है। तो अगर मैं जल्दी से आपको जैसे बताऊं, जैसे हम पिछले 25 साल की बात कर रहे हैं, अगर आपने 1 लाख रुपये लगाया होता ना, तो स्टॉक मार्केट उस 1 लाख को 1 करोड़ 20 लाख पे ले जाती। 1 जनवरी 1999 से अगर हम शुरू करें ना,
तो 1,000 पे इंडेक्स होता था, आज 1,20,000 पे है। तो 1 लाख जो है ना वो 1,20,00,000 हो जाता। अगर यही चीज़ें आपने बॉन्ड्स या सेविंग अकाउंट में रखी होती तो ये कोई तकरीबन 10-12 लाख 13 लाख पे पहुँचता आज। तो कुछ भी नहीं है। हाँ। और ये आपने अगर गोल्ड ले लिया होता हाँ। तो वो तकरीबन 35-40 लाख पे पहुँच जाता। हम्म। और अगर आपने सबसे मशहूर सबसे पॉपुलर डॉलर ले लिया होता, 60 रुपए का तो डॉलर हो गया, उससे भी 60 कम। रुपये 55 रुपये का 55-60 था, तो वो तो सिर्फ 5 लाख पे बचाता। अच्छा, फिर रियल एस्टेट की भी बात कर लेते रियल एस्टेट आता है ना। हैं। रियल एस्टेट जो है ना वो उसका ना कोई एज सच एवरेज नहीं है। हाँ। जैसे स्टॉक मार्केट का एवरेज होता है हाँ। कि भाई 100 इंडेक्स है, 100 कंपनियों की एवरेज है। एरियाज पे भी डिपेंड करता हाँ, है। लेकिन अभी जैसे हम लोग लाहौर शिफ्ट हुए ना, हाँ। तो लाहौर की सक्सेस स्टोरी है पिछले 25 साल की। फेज 6 2001 में लॉन्च हुआ था। ये 10 लाख रुपए की कनाल की फाइल थी, अभी वो 4.5 करोड़ की, 45 टाइम्स। हाँ। लेकिन स्टॉक मार्केट उसी टाइम में उससे भी ज़्यादा है। इधर आपने अपनी मर्जी का प्रोजेक्ट चूज़ किया है, हाँ। अपनी मर्जी का जो सबसे अच्छा है। लेकिन डीएचए फेज 6 तो बहुत कम समझे। ये वाला हो गया ना कि यार तो 1 लाख या 2 लाख प्लॉट्स थोड़ी होते हैं, और हर कोई तो इन्वेस्ट नहीं करता उस हाँ, टाइम ये तो पर। मैं मतलब ये तो एक छोटे से इलाके का फाइल जो आपको मिल गई और आपका प्लॉट भी कॉर्नर का आ गया, मिल गई तो हाँ मिल गई तो। एंड देन फिर उसके लिए भी अवेयरनेस चाहिए होती है। एंड देन रिस्क कितना बड़ा है यार, तानियाल भाई, रिस्क कितना बड़ा है। आप टॉप प्रोजेक्ट ऑफ रियल एस्टेट इज बीइंग बीटन बाय एवरेज कंपनी ऑफ पाकिस्तान। यस। अब मैं आपको कोई ऐसी कंपनी point, बताऊं good कि जो इन एवरेज कंपनीज में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। एक कंपनी है मारी पेट्रोलियम। मारी पेट्रोलियम। ओके, नाम भी नहीं सुना मैंने। एक सुई फील्ड का तो आपको पता होगा। जी जी। ये उधर से गैस निकली थी पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी डिस्कवरी थी, मारी फील्ड। आज सबसे ज़्यादा ये सिंध में, सिंध में, हाँ, गोटकी में। यस। तो इधर आज भी सबसे ज़्यादा गैस निकलती है। इस कंपनी में अगर आपने लाख रुपया लगाया होता ना, आज वो कब? 2002 में। 2002 में। हाँ, जो DHA फेज 6 है वो भी 2001 में ही शुरू हुआ था। हाँ। अगर आपने 2002 में इसका शेयर लिया होता, आज गैस करें 1 लाख रुपए कितने होते? डीएचए फेज 6 का प्लॉट फेज 6 मेरा वो 5 करोड़ का है, 5 करोड़ का होता। हाँ, तो आप बताएं आपके हिसाब से ये लेकिन वो कंपनी 10 लाख रुपए का पर था ना। ये तो आप 1 लाख की बात कर रहे हैं। चले इसको भी 10 लाख कर 10 लाख कर लेते हैं। इसको भी 10 लाख। कितना होता? ये जो है ना कम से कम भी 30-40 करोड़ के बीच में। 30-40 करोड़। 30-40 करोड़। अब आप सोचें, सेम पैसे आपने लगाए बेस्ट एसेट ऑफ रियल एस्टेट, उसने आपको 5 करोड़ पे ले गया, ये आपको 30-40 पे लेके जा रहा है। अब जो 5 करोड़ का प्लॉट है, आप समझे चले कोई आया आपको मुफ्त में घर बना दिया, उस घर का कितना रेंट होगा? 1.5 लाख 2 लाख बस। ये जो 35-40 करोड़ की कंपनियां ना, आज आपको हर साल पता है कितना डिविडेंड देती है? कितना? कम से कम 2 करोड़। 10 लाख रुपए आपने लगाए, हाँ, 2 करोड़ का डिविडेंड आ रहा है हर साल। हैवी, वेरी गुड यार। तो ये स्किल है। ये जब हमने सारी बातें की ना कि वॉरेन बफे की तरह इन्वेस्ट करना है, तो अगर आपने इस तरह की कंपनियां ढूंढ ली, हाँ। तो फिर आप इंडेक्स की एवरेज को तो बाय फार बीट कर देते हो। मुश्किल काम है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान होता है, लेकिन डूएबल है, लोगों ने किया है। हम लोग भी बड़ी कोशिश करते हैं। हम लोग की कंपनी जैसे 1 जुलाई से एडवाइजरी सर्विसेज शुरू की ना, तो स्टॉक मार्केट का रिटर्न आज तकरीबन 50% हो गया, हमारा जो है 56 पे जा रहा है। तो हम उसको भी बीट करने की कोशिश करते हैं, और हमारी पूरी कंपनी की जो ईथॉस है ना वो इसी पे बनी है। क्योंकि हमने जिन लोगों से सीखा है ना, वो ये नहीं कहते थे कि बस आप इसमें पैसे डाल दो और हम आपको कोई एक्स्ट्रा रिटर्न ला के नहीं देंगे, फिर भी फीस चार्ज करेंगे। हमारी तो पूरी कोशिश है कि हम जो फीस चार्ज करें ना उससे ज़्यादा रिटर्न लाएं। इसको कहते हैं आउट परफॉर्मेंस। हाँ, इन्वेस्टिंग लैंग्वेज। तो हमने तो पूरा आउट परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क बनाया हुआ है अपनी कंपनी का, कि ये 5-7 काम करने हैं हर महीने, चेकलिस्ट बनाई हुई है, ताकि हमारे चांसेस ऑफ आउट परफॉर्मेंस जो है ना वो हाई रहें। माई लास्ट पॉइंट इज, मैं तो हो चुका कन्विंस्ड पूरी तरह से। मुझे बताएं आप करना क्या है? भाई देखें, करना तो इतना कुछ नहीं है। सिंपल बैंक अकाउंट की तरह ना आपका स्टॉक मार्केट का अकाउंट खुल जाता है। हाँ। लेकिन अकाउंट खोलना फिजिकल चीज़ है कि एक्शन क्या लेना है। अभी आपने पहले ये भी सोचना मेरी स्ट्रेटजी क्या है, तो मैं आपको 3 स्ट्रेटजियाँ बताता हूँ। ठीक है। पहली स्ट्रेटजी है, आपने सीधा जो 100 इंडेक्स है ना उसको मैच करना है। यानी कि जो टॉप 100 कंपनियाँ ना, उसमें से जो टॉप 20 होती है ना, वही मेजर उसमें उसका वेट होता है। 80% जो है ना वो वही 20 कंपनियाँ होती हैं। आपने वो निकालना है PSX की वेबसाइट से, और उतने हिसाब से पोर्टफोलियो बना लेना है। उसी में इन्वेस्ट करना है। हाँ, उसी में इन्वेस्ट करना है, और 5% नहीं करना। उनका जो वेट है, जैसे कि फौजी फर्टिलाइजर आजकल सबसे ज़्यादा है, उसका 8% वेट है।
आपने 8% पोर्टफोलियो उसमें रखना है। फिर जो अगली कंपनी है ना उसका 5% वेट है, तो आपने 5% पोर्टफोलियो उसमें ये रखना वेट है। कैसे पता चलता है कंपनी का? वो लिखा होता है वेबसाइट पे, जब आप वेबसाइट पे निकालेंगे ना तो ये वो वेट आ जाएगा। तो बड़ा आसान किया हुआ इन्होंने। मैं वही तो कह रहा हूँ, एक और एक हमारे मिनट। पास अवेयरनेस जरा भी नहीं है यार, है ना? दुनिया में भी फाइनेंशियल लिटरेसी जो है ना थोड़ी सी बैकवर्ड ही है। यूनिवर्सिटी में भी कहाँ पढ़ाई जाती है? हाँ यार, हाँ, ये तो गलत, बीएससी ये- इकोनॉमिक्स लेकिन करके ये आया। गलत है। मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि टॉप कंट्री कौन सा है जो कि बहुत हाई हो अपने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, बहुत ज्यादा लोग हों, वो कौन सा कंट्री है? आई थिंक अमेरिका। अमेरिका में अमेरिका बहुत में कितनी परसेंट पॉपुलेशन है? 30-40 में हो सकता है गलत नंबर दे रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़ी 30-40% पॉपुलेशन जो है वो इन्वेस्ट करती है और स्टॉक दुनिया का मार्केट। सबसे अमीर तरीन मुल्क भी वही है यार। वही है। दुनिया का सबसे कामयाब तरीन मुल्क भी भाई वही है। दुनिया की बेस्ट कंपनीज वहाँ जाके लिस्ट होती हैं हाँ। और लोग उसका फायदा उठाते अरे हैं, क्या उसमें बात पार्टनर बन के। और बाहर की कंपनीज भी आ जाती है ना वहाँ पे। बिल्कुल। हाँ, बाकी पाकिस्तान में नहीं है ना बाहर की कंपनीज? पाकिस्तान में नहीं है बाहर। पाकिस्तानी कुछ ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है ना, चाइनीज पार्टनर्स के साथ की थी कोलैबोरेशन, तो प्लान था कि चाइनीज कंपनीज भी लेकर आएंगे यहाँ पे, लेकिन अभी तक नहीं है। लेकिन अच्छा सीन हो सकता है ये आने वाले वक्त में अगर ऐसा हो जाए। तो जो पहला approach है- इमेजिन इंडियन कंपनीज आ जाएं पाकिस्तान में। नहीं, वो मुश्किल लग रहा है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी कंपनीज चली जाएं, इंडिया में पाकिस्तानी कंपनीज चली जाएं। हाँ, दैट वुड बी अमेजिंग यार, क्योंकि इंडिया में मैंने देखा इंडिया है में भी कि आजकल बड़ा कि boom चल रहा है। हाँ, बहुत बूम चल रहा है। लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है वहाँ पे। अच्छा, जो फर्स्ट अप्रोच है ना उसमें आपने कुछ नहीं करना, परसेंटेज मैच करनी है। जब साल गुजर जाएगा ना, 1 जनवरी को देख लीगा कोई कंपनी शायद पहले 7 थी, अब हो सकता है 7.5 हो गई हो, आपने अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर लेना। जो हल्का फुल्का चेंज होगा ना, साल में एक दफ़ा बगैर कुछ किए लिस्ट फिर से खोलनी है, जो चेंज होगी आपने चेंज कर लेना बस। खामोशी से बैठ जाए, चल करें। पढ़ना भी नहीं है, कुछ करने की जरूरत ये नहीं है। पहली स्ट्रैटेजी है। ये पहली स्ट्रेटजी है। 5 मिनट्स पर ईयर, इस साल में एक दफ़ा सिर्फ परसेंटेज ही देखनी है ना, और क्या करना है? सही है। बस। दूसरी स्ट्रेटजी है पार्ट टाइम। अब ये बंदा है जिसको थोड़ा सा शौक भी है, जैसे आपको भी शौक है। ऐसे ही है। अब आप जो है थोड़ी सी कोशिश करोगे, यार मैं इधर उधर लोगों से बात करता हूँ, कोई अच्छी कंपनी ढूंढूं मारी पेट्रोलियम जैसी, मुझे भी कोई 2 करोड़ का डिविडेंड आए। स्पेशल चल रही है, हाँ, तेज चल तो रही है, तेज। फिर उसमें जो है आप थोड़ी सी ना, आप स्टार्ट तो पहले वहाँ से करो जहाँ से आपकी नॉलेज है। आप जिधर काम करते हो ना, जिस इंडस्ट्री की आपको आइडिया, लेट से आप सीमेंट कंपनी में काम करो, सीमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करो। जो इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड आपने अचीव करना है ना, आपने 80% किया हुआ है, आपको पता नहीं है। सिर्फ आपने थोड़ा सा बस उसको फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में लेकर आना है, समझना है। आपको सारा पता है भाई कौन सी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, किसका जो है बैग सबसे ज़्यादा बिकता है, किसके पास सबसे अच्छा प्लांट है जो कि सस्ता सीमेंट बना लेता है, उसी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा ना। सही बात है। तो आपने 80% काम किया हुआ है। आप फ्यूचर की डेवलपमेंट भी बाकियों से पहले पता चल जाएंगी आपको। एनालिस्ट को तो 1 महीने बाद पता चलेगी, आपको उसी दिन पता चल जाएगी, शायद 15 दिन पहले पता चल जाए वाह। बाकियों से। तो आप ऑलरेडी रेडी हो उस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, वहाँ से शुरू करो। ये नहीं करना कि वो वही सीमेंट की कंपनी में काम कर रहे हैं तो इन्वेस्ट करने गए तो फिर टेक्नोलॉजी में कर लिया कि बस सुन लिया था। अच्छा, स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पे लोग जो है ना कहने पे किसी के ले लेते हैं। वैसे उन्होंने मोबाइल लेना हो ना 2 लाख रुपए का, लेट से पहले फैमिली में मशवरा करेंगे, फिर सबके वीलॉग्स देखेंगे, फिर दुकानदार भी 5 दुकानदारों से मशवरा भी करेंगे, फिर भी जिससे सबसे बेस्ट रेट मिल रहा होगा ना उससे खरीदेंगे। यहाँ जो है वो बस थोड़ा किसी से सुन लिया और जाके 5 लाख इन्वेस्ट कर देते हैं, रिसर्च नहीं करते। तो अगर पार्ट टाइम वाली कैटेगरी चूज़ करनी है ना, वीकेंड पे रिसर्च करनी है, तो एक तो अपनी जो स्ट्रेंथ है वहाँ से शुरू करना है, और थोड़ा अपने अंदर भी इन्वेस्ट करना है, ट्रेनिंग लेनी है, समझना है दूसरे लोगों से। जो आपने community का बताया part बन जाना है। AMG सुन ली, हाँ, AGM सुन लिया, सॉरी AMG बोल रहा हूँ, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग आपने AGM सुन ली। इसके अलावा आपने ये किताबें जो आपने कही हैं वो पढ़ी ताकि अपने आप को आप एजुकेट करें। इंसान अपने आप को जितना एजुकेट करता है, अगेन वही वाली बात है कि आप किसी से एडवाइस लेंगे वो अलग बात है, लेकिन खुद एडवाइजर बनने वाला की जो कला है तो वो वॉरेन लेवल ही बफेट अलग है। का सबसे मशहूर कोट पता है क्या है? क्या द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। क्या बात है, ये अपने आप में इन्वेस्टमेंट है। यू आर इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ बेसिकली अपने आप को व्हेन यू improve रीडिंग करो। ऑल दीस थिंग्स। या ट्रू। तो ये सेकंड अप्रोच हो गया। अब थर्ड वाली पर आते हैं। थर्ड वाला है कि आप कोई मेंटोर अपने साथ जोड़ लो। जैसे कि आप हाँ, आप एडवाइजरी सर्विस ले लो, Perfect. आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो। म्यूचुअल फंड भी सेम चीज़ होती है, उधर भी जो है प्रोफेशनल इन्वेस्टर आपके लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आप वो कर लो। आप ब्रोकरेज हाउस जिसमें अकाउंट खोला हुआ है, अगर आपको लगता है वो आपको अच्छा एडवाइस करते हैं, आप उनके साथ कर लो। तो कोई भी बंदा जो आपका एडवाइजर बन रहा है, जिससे भी आप सेटिस्फाइड हो, आप उसके साथ जुड़ जाओ। और जज ऐसे करो कि आप उसको जो फी पे कर रहे हो ना, उससे ज़्यादा वो आपको फ़ायदा दे रहा हो। ये 3 अप्रोचेज हैं, चौथा अप्रोच कोई नहीं है। इन्हीं 3 में से जो है ना आपने चूज़ करना है मेरे हिसाब से कौन सा है। अगर आप कम सेव कर रहे हो, लेट से 20,000
जैसे हमने 2 चीज़ें थी, हम 20-20 हज़ार महीने के लगा रहे थे और एक बंदा था वो 20 लाख एक साथ लगा रहा था। तो अगर शायद वो 20 लाख एक साथ लगा रहे हैं तो उसको सेकंड थर्ड अप्रोच पे जाना चाहिए, ज़रा सा थोड़ा देखना चाहिए। लेकिन जो बंदा अभी सिर्फ 20 हज़ार से शुरू कर रहा है, शुरू में शायद वो पहला वाला उसके लिए बेहतर है, फिर जब उसके ज़रा समझ बढ़ जाएगी तो फिर वो दूसरे और तीसरे पे भी आ सकता है। तो तीनों अप्रोच में से आप सेलेक्ट करो, आपके हिसाब से जो बेस्ट है उसको जो है ना उस पर चल पड़ो। वेल्थ क्रिएशन जर्नी तीनों में होगी, ऐसा नहीं है कि कोई जो है इससे बेहतर है, सब में अच्छी जो है ना रिटर्न्स आएंगे। आई थिंक मैं 2 का मिक्सचर करना चाहता हूँ, एक पार्ट टाइम वाला और दूसरा मेंटोर वाला। मेंटोर भी हायर करूँ, खुद भी पढ़ूँ। मतलब मैं किताबें तो एटलीस्ट पढ़ूँ, जो कि आसान काम है। आप मतलब हफ्ते में 2 हफ्ते में एक किताब ख़त्म कर सकते हैं आराम से। सो अगर ये स्लो करूँगा अगर मैं, तो 1-2 साल के अंदर मुझे अच्छी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये भी कोई फिक्स्ड अप्रोच थोड़ी है, आपने 2 साल कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 कर लिया, फिर आप पहले वाले वापस चले, पहले वाले पर भी आ सकते हैं। आपकी जैसे जैसे लाइफ चेंज हो रही है उसके हिसाब से चेंज नॉलेज भी आ गई है ना। आपने 2-3 साल में अपने आप को भी इतना एजुकेट कर लिया कि आप ऊपर पैसे वाले पर भी आ सकते हैं। आप सुकून से, आपको पता है कि भाई ये तो बेस्ट है, इसमें रखकर मैं भूल जाता हूँ वैसे। ज़बरदस्त है। मैं तो बहुत कुछ सीखा आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉन्वर्सेशन एंड आई रियली नीडेड टू हेयर दिस। आई थिंक मुझे पर्सनली बहुत वैल्यू प्रोवाइड हुई है इस पॉडकास्ट से, इस कॉन्वर्जेशन से। एक तो आपने बोला बहुत अच्छा है, आप खुद अलग भी पॉडकास्ट करते हैं। आई थिंक आप यूर यूट्यूबर एज वेल, राइट? सो हमारा यूट्यूब चैनल भी है, लेकिन आई थिंक जो हमारी एडवाइजरी सर्विस की सब्सक्राइब एडवाइजरी सर्विस की जो लॉन्ग कॉल्स है ना, आई थिंक उसने रेडी की। क्योंकि जब कोई सवाल आता है ना, जो सवाल आता है आपको सिर्फ उसका जवाब नहीं देना होता है, उस बंदे को उस जर्नी पे लेके जाना होता है कि वो उसने सवाल जो पूछा ना उसको सारी चीज़ें बताओ उसके बारे में। वॉरेन बफे वाली थ्योरी, वो जो है प्रैक्टिकली जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में करने की। ब्यूटीफुल यार, ज़बरदस्त। इंशाल्लाह इसका आपको रिटर्न भी बड़ा अच्छा मिलेगा, फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई विल बी अ पार्ट ऑफ दिस। मैं पहले से ही बता रहा हूँ यहाँ पर, मैं तो पर्सनली, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस फॉर यू गाइज, लेकिन आपको क्या करना है, आपको खुद स्टडी करना है, खुद इन्वेस्ट करना है और इनका पार्ट बनना है, तो इन पर भी रिसर्च करनी है आपको। और फिर आप मीटिंग कर सकते हैं इन लोगों से। मीटिंग करने का तरीका है समझने के। हमारी वेबसाइट पे जाए ना, तो हमने हर सर्विस को एक्सप्लेन करने के लिए 15-20 मिनट की वीडियो लगाई हुई है। बहुत आला। फिर भी कोई चीज़ रह जाए, अगर लेट से आपका कोई बहुत स्पेसिफिक सवाल है आपकी जो है कंडीशन के हिसाब से, वेबसाइट पे सारे नंबर्स अवेलेबल हैं। 3 लोगों के आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं, उसमें मेरा नंबर भी है। बहुत आला, ज़बरदस्त। ये तो बड़ा बिट फिट सीन है। मैं तो इंशाल्लाह बन रहा हूँ इसका पार्ट। और आपने जो सीखा है मुझे बताइएगा कि कमेंट के अंदर लाजमी बताएं यार, अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आई रियली लव यू फॉर दिस, टू बी ऑनेस्ट। और जो भी आपने सीखा है इससे, जो भी समझे हैं, तो आप कमेंट में क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं, ओपिनियंस भी लिख सकते हैं अपने बारे में, कि आपको क्या लगता है इस पॉडकास्ट के हवाले से। एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगी पूरी कॉन्वर्जेशन, मुझे तो बहुत अच्छा लगा पूरा पॉडकास्ट, पूरा एक्सपीरियंस। और ये अब्दुल रहमान नजम साहब से ना मैंने बहुत सीखा है। एंड ही इज़ वेरी यंग गाय एंड जिस तरह से पैशनेट है, जितनी इन्होंने मेहनत की है अपने ऊपर, अपने आप को पढ़ाया है, पूरा एजुकेट किया है इस पूरी एक नई कम्प्लीटली नई फील्ड के अंदर। सो आई थिंक इट इज़ अ ह्यूज थिंग। मैं तो बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ इस कॉन्वर्जेशन पे। बहुत कम पॉडकास्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ कि यार वैल्यू दे दी है। और ये वो पॉडकास्ट है जो कि लंबा चलेगा, इन अ सेंस कि आपके पास और भी बाद में दोबारा कभी सोच रहा हूँ कि ज़िंदगी में क्या करना है, तो ये पॉडकास्ट, अगर आप सोच रहे हो ज़िंदगी में क्या करना है तो ये पॉडकास्ट देख लें। आपको एक चीज़ तो पता चल जाएगी कि इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा मुल्क है जो कि अमेरिका है। अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं, 30-40% जो हमने जिक्र किया है, नंबर चेक कर लेंगे एग्जैक्टली क्या है, लेकिन ये मुझे पता है कि दुनिया में सबसे हाईएस्ट नंबर वहीं पर ही है। वहाँ पर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नॉर्मल समझा जाता है, लोग इन्वेस्ट करते हैं, लोग पैसे कमाते हैं और वहाँ पर लोग अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, क्योंकि कल्चर है यहाँ पर। एक तो पाकिस्तान में पैसे कमाने का कल्चर भी बहुत हल्का है और हम इस चीज़ को प्रमोट भी नहीं करते, इनकरेज नहीं करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज की यूथ ऐसी है और आज का ज़माना ऐसा है, इंटरनेट के आने के बाद से और ये सोशल मीडिया के आने के बाद से ऐसा हो गया है कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया। लोग जानना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं खुद को। मैं खुद अपने आप को एजुकेट करना चाहता हूँ, अदरवाइज इससे पहले मैं जानता ही नहीं था पाकिस्तान एक स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक्स का क्या सिस्टम है, पाकिस्तान में शेयर्स लेना ठीक है नहीं है। एक तो हमारे यहाँ जब इंटरनेट नहीं था और सिर्फ मीडिया हुआ करता था, अखबार का ज़माना था, तो रूमर्स पे ज़्यादा बिलीव हुआ करता था उस ज़माने में कि यार किसी ने अगर रूमर दे दी कि नहीं यार ये ठीक नहीं है,
एक तो ये भी, एक तो हराम हलाल का चक्कर भी बहुत था, तो आगे आने वाले वक्त में वो भी क्लियर हो गया कि नहीं यार ये बिल्कुल ठीक है, लेजिट है, हलाल भी है एंड लेजिट भी है, ठीक है, इसमें कोई दो नंबरी नहीं है। दो नंबरी के अलावा ऐसे नहीं कि सिर्फ छक्के लग रहे हैं और कोई स्कैम हो रहा है आपके साथ, ऐसा भी नहीं है। और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा खुल गई है, लेकिन आज भी कल्चर नहीं है इस चीज़ का अनफॉर्चुनेटली। तो हमें इस कल्चर को प्रमोट करना है। पहले ही मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वालों के साथ पॉडकास्ट किया था, इसको प्रमोट किया था, और अब मैं खुद जेन्युइनली खुद जो है ना इसके अंदर पार्ट लेना चाहता हूँ, पार्ट ले रहा हूँ। और मैं आने वाले वक्त में अपने जर्नी को बाद में शेयर भी करूँगा इंशाल्लाह इस चीज़ को, बिकॉज आई रियली वांट कि भाई मैं भी पैसे कमाऊँ, आप भी पैसे कमाएं, सब पैसे कमाएं, पूरा पाकिस्तान पैसे कमाएं, और हम खुश रहें, अच्छे खाने खाएं, अच्छे कपड़े पहने और अच्छा लाइफस्टाइल है हमारा इंशाल्लाह। तो खुश रहें, दुआ में याद रखें, फ़ी अमानिल्लाह।